सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों श्रोताओं को और रीनू जी आपको मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मंजरी, ढेर सारी बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हमारे तमाम श्रोताओं को, है ना। बहुत सारी सखियों को जो भी सुनिए, है हाँ ना? देखो भाई, सखियों को तो है ही, लेकिन तो सभी आ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और सभी को बधाई हो, क्योंकि ठीक है मनाते हैं हम दिवस अपना, लेकिन है तो सभी के लिए, और सभी के लिए एक सजग होने के लिए और सतर्क होने के लिए, और एक बार फिर से आत्मचिंतन का ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जी, है ना। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे महिलाएं और सौंदर्य बोध के बारे में बात करेंगे। हाँ, और जैसा कि हमने एक श्रृंखला चला रखी है मंजरी, हम उसके बारे में बता दें अपने सखियों को, अपने साथियों को, कि हमने 1 तारीख से जो श्रृंखला चलाई है कि भारत की पहली जो हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने कदम रखा अपने क्षेत्र में और एक मकाम हासिल किया, उस श्रृंखला में आज कड़ी है प्राइवेट डिटेक्टिव रजनी पंडित की, उनके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल, है ना। ऐसा मन करता है कि हम भी कुछ करें इसी तरह का, है ना, जासूसी जैसा। मतलब औरतों का एक गुण ये भी तो होता है ना कि थोड़ा जासूसी तो कर ही लेती है ना, लेकिन थोड़ा अलग तरीका होता है, और रजनी पंडित का तरीका कुछ अलग था, तभी आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आज ऐसी और भी हमारी बहनें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जो कि आत्मनिर्भर है, सफल है, और अपने क्षेत्र में उन्होंने वो मकाम हासिल किया है जिसका कि सपना हम सब देखते हैं। शाइना एनसी के साथ बातचीत करेंगी शिक्षाविद डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस, सीमा सिंह सफल उद्यमी है, और सुजैन मेमन है विधिवेत्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह पर ये विशेष हम बातचीत भी लेकर हाजिर होंगे, ये भी हम सुनेंगे। लेकिन मंजरी, क्या करें, सबसे पहले कुछ मनोरंजन की बात कर ली जाए, है ना। बिना गीतों के तो फिर मजा ही नहीं आता है ना। तो चलते हैं।
क्या बात है। जी, ये जब से हुई जिया की चोरी तो भाई ये तो चलती रहती है, लेकिन देखो जब जिया की चोरी हो जाती है तो बहुत सारी गड़बड़ियां भी हो ही जाती है ना, कहीं ना बिल्कुल अब कहीं। हो जाती तो हो जाती, उसमें भी एक बहुत मजा आता है। हाँ देखो, वैसे तो जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते 8 मार्च को हैं। दुनिया के तमाम देशों में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और जाहिर है कि हम भी 1 तारीख से मना रहे हैं। वैसे तो पूरा सप्ताह होता है, और वैसे तो कहा जाए तो 365 दिन हमारा ही है ना। बिल्कुल हमारा है, हम सबका है, और जी हम हाँ, सब मिलकर अपने अपने दिवस मनाते रहते हैं। बिल्कुल। 8 मार्च को मनाने का कोई खास का कारण है और विशेष प्रयोजन जरूर है, लेकिन खुशी इतनी होती है जब ऐसा मौका आता है और तरह तरह से लोग मनाते हैं, तो जैसे लगता है ना कि आज ही हमने जैसे कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई, तो भाई इस अवसर पर बधाइयों का तांता लगा रहता है, और जब मन करता है तो मिलो और इनसे मिली जुली बातें करो, या जैसे अक्सर आजकल लोग बात कर रहे हैं ना, चलो सखी कहीं घूमने चलें और फिर से वो दिन अपने गुजारें जो हम शादी के पहले गुजारते थे, या बचपन में मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, सारी जो बेफिक्रियों वाला जो अंदाज था वो जिए। बिल्कुल, और हर दिन ऐसी बातें करने से रेणु जी रौनक भी बहुत लग जाती है, और एकदम काम करने का उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलके अपने मन की बातें करके, किससे सुन के एकदम ताजा महसूस करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर एनर्जी से भर जाते हैं, है ना। तो ये खुशी जो होती है वैसे तो हर दिन हम ले सकते हैं, लेकिन जब कुछ दिन नियोजित कर दिया जाता है तो जाहिर है कि एक दुगना उत्साह आ जाता है, क्योंकि देखो अच्छा तो हम रोज खा सकते हैं, लेकिन तीज त्योहार आ जाता है तो कुछ बहाना बन जाता है। बिल्कुल बहाना बन जाता है, और बहुत सारी चीजें बनाने का मौका मिल जाता है, और साथ में कपड़े पहनने का, सजने संवरने का, और बच्चों के लिए शॉपिंग करने का भी तो होता है ना रेणु जी, तो उसका एक अपना अलग अंदाज होता है। तो भाई ये जो सप्ताह चल रहा है और कल जो दिवस मनाएंगे, उसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं रजनी पंडित की, जो हमारे देश की पहली प्राइवेट डिटेक्टिव रही हैं। जी, हम सभी को जासूसी कहानियां पढ़ने का तो बहुत शौक होता है रेणु जी, आपने भी पढ़ी होंगी और हमने भी पढ़ी है, लेकिन इसमें जो पुरुषों का ही वर्चस्व रहता था। जब भी हम पढ़ते थे कहानियां तो उसमें वही किरदार होते थे, कहानियों में ऐसे ही रहता था। तो लेकिन रजनी पंडित ने इस क्षेत्र में बड़ा साहस भरा कदम रखा, और बन गई भारत की पहली प्राइवेट डिटेक्टिव जासूस, और करियर के तौर पर इसमें वे कार्य करने लगी, और ऐसे केस सुलझाने लगी जिनकी गुत्थियां सुलझाना आसान नहीं था, और महिला के लिए खासकर देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना चुनौती की तरह इसको लिया। और देखो एक बात है कि महिला के लिए इसलिए होता है क्योंकि रात बेरात जाना होता है, आपको ऐसी जगहों पर जाना रहता है जहां पर सामान्य तौर पर कोई नहीं जा सकता, या छुप छुपा कर रहना होता है। लेकिन रजनी पंडित को तो इन सब कारणों से ही तो शर्लॉक होम्स की उपाधि दी गई, और उन्हें कहते हैं ना जेम्स बॉन्ड कहा जाने लगा, है ना। और अब तक भाई जाहिर है क्यों ना कहा जाए, क्योंकि 80,000 से भी ज्यादा केस सुलझा चुकी हैं, और सन 1962 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में जन्मी और पली बढ़ी रजनी पंडित के पिता स्थानीय पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। और शुरू से ही रजनी रहस्य और जासूसी उपन्यास बड़ी रुचि लेकर पढ़ती थी, और बड़ा मजा भी आता है जब ऐसे उपन्यास हम सब पढ़ते हैं तो। और उन्होंने मुंबई के रूपारेल कॉलेज में मराठी साहित्य में ग्रेजुएशन किया, और कॉलेज में ही उनकी रुचि जासूसी की तरफ हुआ यूं कि सन 1983 की बात है कि अपनी एक सहपाठी जो इनकी थी, उनके व्यवहार को कुछ अलग सा वो महसूस कर रही थी, तो उनको लगा कि क्या बात है, ऐसा ये क्यों कर रही मेरी दोस्त, तो उसने उनकी जासूसी छुप कर उनकी शुरू कर दी, और बातें सुनने लगी, तो उन्हें पता लगा कि वो कुछ गैर कानूनी कार्य कर रही हैं, उनके कदम उस तरफ बढ़ गए हैं। हाँ, यानी कि रजनी पंडित का जो शक था वो बिल्कुल सही था। अच्छा मंजरी, देखो वैसे तो हम ये सब अक्सर देखते हैं, अपने आसपास नजर दौड़ती हैं, हम सूंघ भी लेते हैं, लेकिन शायद छोड़ देते हैं कि अब इसके पीछे कौन पड़े। लेकिन रजनी पंडित तो भाई रजनी पंडित जी है ना, तो इस तरह से ये सुन के भी ऐसा लग रहा है ना जैसे कहानी सुन रहे हो। हाँ, सही बात है रेणु जी। और जैसे आपने कहा ना कि हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो कभी कभी जैसे हम अपने घर में भी रहते हैं तो हमारे कान जो है वो आसपास के आवाजों पर लगे रहते हैं कि कुछ खट हुई या कोई आया गया, तो वो भी एक तरीके से छोटा सा एक प्रयास होता है कि जासूसी हम घर में बैठे बैठे कर रहे हैं कि कोई मतलब अगल बगल कुछ दुर्घटना ना होने पाए, हम सजग रहें, जागरूक रहें। बिल्कुल। लेकिन कॉलेज के बाद उन्होंने क्लर्क की नौकरी की, और वहीं ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर जब चोरी हुई तब इनका देखो काम फिर से बढ़ा, और महिला को शक था कि चोरी उनके घर के ही किसी सदस्य ने की थी। तो अब जैसे आपस में बातचीत होती है, उन्होंने जिक्र किया जब रजनी को इस बार
पता चला तो उन्हें फिर मौका मिल गया जासूसी करने का, और उन्होंने, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने रोज के कार्यक्रमों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उनके परिवार के सभी सदस्यों को वो देखने लगी, निगाह रखने लगी, और पाया कि उनका सबसे छोटा बेटा ही ये सब काम को अंजाम दे रहा था। अब इस तरह से देखा जाए तो ये उनका पहला केस था। वैसे तो स्कूल में भी शुरू हो गया था, लेकिन ठीक तरीके से ये पहला केस था, और रजनी ने अपने अनुसार उस तरह से उस केस को सॉल्व किया, ठीक किया, और फिर जाहिर है कि उनकी खूब तारीफ होने लगी, उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन उनके माता पिता उन्हें खतरों से थोड़ा सा, भाई माता पिता हैं, डरते ही हैं, उन्होंने आगाह किया कि भाई ऐसा नहीं करो। लेकिन माँ ने धीरे धीरे उन्हें पूरा सहयोग दिया, और बाद में जाहिर है पिता भी राजी हो गए। पुलिस विभाग में काम करते थे, उन्हें लगा ठीक है, जैसा मैं काम करता हूँ कुछ उससे बेहतर और काम है इनका भी। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने रेणु जी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उनके करियर में सबसे मुश्किल केस मिला था, एक मर्डर मिस्ट्री का केस था, जो एक पिता और बेटे की हत्या का केस था। इसे सुलझाना बहुत ही उनके लिए मुश्किल था, पेचीदा था, क्योंकि शक की सुई उस महिला पर थी जिसके बेटे और पति की हत्या हुई थी, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। रजनी उनके घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी थी। ये भी बड़ा रेणु जी साहस का काम है कि हम अपनी पहचान छुपा करके दूसरी तरह से काम करके जा रहे हों। और बहुत कहना चाहिए कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था, और कह सकते हैं ना कि पेचीदा तो था ही, उसके संग संग कुछ भी हो सकता, तो दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महिला का विश्वास जीता, जैसा कि उन्हें करना था, उनके काम का अंजाम था। मगर फिर एक दिन जैसे होता है, राज फाश भी होने लगा, कुछ गड़बड़ हो गई। एक दिन अचानक उनका जो टेप रिकॉर्डर था वो चल पड़ा, जिससे कि उस महिला को शक हो गया। अब धीरे धीरे रजनी जी की परेशानी बढ़ने लगी, और महिला ने रजनी का घर से निकलना बंद कर दिया, उनके ऊपर नाकाबंदी कर दी। मगर कुछ 6 महीने बाद रजनी मौका पाकर घर से बाहर आई। एक शख्स उस महिला से मिलने पहुंचा। फिर रजनी को पता चल गया कि जो वो समझ रही थी कि हाँ इस कांड में महिला का ही हाथ है, अपने पति और बेटे की उसमें, तो वो शक सही निकला। और लेकिन अब मुश्किल ये थी मंजरी कि बाहर जाएं तो कैसे जाएं, बिल्कुल कहानी जैसा पूरा माहौल था। फिर उन्होंने किसी तरह से, ऐसे में बहुत दिमाग चलाना पड़ता है अपने, कहना चाहिए ना, बचाव के लिए। बचाव के लिए उन्होंने कुछ पैर में चोट लगने का बहाना किया, नाटक किया, डॉक्टर को दिखाने के बहाने बाहर निकली, और फिर किसी तरह से उन्होंने पब्लिक सर्विस बूथ में जाकर अपने सहयोगी को पुलिस के साथ आने के लिए कहा, और किसी तरह से ये गुत्थी सुलझी। क्या बात है। और इस तरह की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं, अभी हम इसके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई वो भी दिन क्या होते हैं, कि जैसे अभी हमारा जो गाना अगला बजेगा तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसी कुछ गीत है तो चलिए हाँ बिल्कुल सुन लेते हैं, फिर रजनी पंडित की हम लोग आगे बातें करते हैं। बिल्कुल। अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम
कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। और तुम। और मंजरी, जब बात आती है कि फला बहुत सुंदर है और खास तौर से हम बहनों की बात आती है तो कहते हैं अगर वो बड़ी गोरी है, बड़ी सुंदर है ना? बिल्कुल, तारीफ की बात तो यही होती है। हाँ, तारीफ यही करते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ गोरे होने से कुछ नहीं होता है। आपके आंतरिक गुण और व्यवहारिक गुण, सामाजिक गुण भी होने चाहिए, है ना? ये तो तुम्हारे विचार है, लेकिन भाई ऐसा है कि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी बात होती है। तो एक महिला हो या लड़की हो या वो किसी भी उम्र में हो, उसके लिए सौंदर्य की क्या परिभाषा आपको लगती है? श्रोताओं, ये हमें जरूर आप लिख कर भेजें अपने फेसबुक पर हमारे, कि क्या लगता है आपको, क्यों केवल हमारा आकलन सिर्फ एक सुंदर होने से नापा जाता है? पुरुष चाहे जैसे भी हों, उन्हें अच्छा ही माना जाता है। अक्सर ऐसा देखा है, ये सामान्य बात हम बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी राय इससे इतर हो, है ना? तो आपकी राय क्या है, इस पर मायने रखती है? क्या आप कहते हैं, क्या आपके विचार हैं? हमें जरूर लिख कर भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। आप क्या सोचते हैं? मंजरी ने तो अपनी राय बता दी भाई। हाँ, लेकिन हमारा मन है कि वो हमारे पेज पर लिखे, जिसमें हम उनके विचार को जाने, पढ़े, समझे, है ना? और फिलहाल हम चलते हैं रजनी जी के साथ आगे, क्योंकि 1991 में उन्होंने अपनी एजेंसी बना ली और इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ती रही। अब मतलब एक इस दिशा में एक एजेंसी बना लेना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। पूरी टीम उन्होंने बना ली और उनके साथ 30 जासूस कार्य कर रहे हैं और एक महीने में लगभग 20 मामले वो संभालती थीं। इसके साथ ही फेसेस बिहाइंड फेसेस और माया जाल नाम से 2 किताबें उन्होंने लिखी और अब तक कई सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। और उनके ऊपर जाहिर है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी। फिर फिल्म आप सबने भी देखी होगी, बॉबी जासूस भी उन्हीं पर बनी है, विद्या बालन की भूमिका में उनको देखा होगा लोगों ने। और अब तक मंजरी सोच सकती हो 67 सम्मान मिल चुके हैं उन्हें। बहुत बड़ी बात होती है इतने अवार्ड्स मिलना।
और इसके साथ ही करीब पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से वो इस दिशा में कार्य कर रही हैं और उनके जो हौसले थे वो उनके साथ हमेशा रहे और वो बुलंद हौसलों के साथ कहना चाहिए कि वो अपने कार्य को करती चली आ रही हैं और उन्होंने अपने पिता से भी कुछ गुर सीखे और इस सफ़र पर उन्हें जितनी तारीफ़ें मिले उतने ही नुकीले पत्थर भी मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी हम चलते हैं किसी भी राह पर तो कुछ आपका सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। तो उनके रिश्तेदारों से उन्हें ताने भी मिले, मगर माँ जो थी वो हमेशा हौसला बढ़ा देती थी। ये बहुत बड़ी बात है। और रेणु जी, जब घर में माता पिता, एक बेटी हो चाहे बेटा, अगर उसके साथ चलते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते तो वो हमेशा अपने भविष्य को संवार सकता है और प्रतिदिन अच्छे कार्य कर सकता है, अगर सहयोग घर से मिले उससे पहले। तो बिल्कुल सही तुमने कहा। और एक बात और है, फिर रास्ते में चाहे जितने बड़े बड़े पत्थर आए सब एकदम फूल की तरह हो जाते हैं जी फूल की तरह। तो वही इस तरह से आगे बढ़ती रही तो जाहिर है कि राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी से फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का अवार्ड भी आपको मिल चुका है। ये उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया गया। सन 1998 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी फर्म ने घरेलू समस्याओं, कंपनी की जासूसी, लापता लोगों और हत्याओं को हल किया। वे पूरे भारत और विदेशों में कभी कभी वेश बदल कर भी गईं। कभी जैसा कि हमने जिक्र किया, नौकरानी बनी, कभी दिव्यांग महिला बनी, कभी गर्भवती, कभी बधिर, कभी मूक। इस तरह से उन्होंने मतलब अलग अलग जैसा उनको अपने व्यवसाय की वजह से जरूरत पड़ती थी वो करती थी। तो ये कह सकते हैं कि उनके बारे में जितनी भी बात की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, है ना? और उन्हें डर भी नहीं लगता था। डर नाम का शब्द उनके शब्दकोश में था ही क्या नहीं। बात है। और वे इस कार्य में महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं और महिलाएं उनसे प्रेरणा ले भी सकती हैं और वो अपने कार्य में औरों को लेकर के भर्ती कर रही हैं। इसके अलावा रजनी के बेमिसाल जासूसी करियर को लेकर साउथ में भी फिल्में बनी हैं जिसे लोगों ने खूब सराहा। और ये काम बड़ा जोखिम भरा है रेणु जी, जासूसी वाला, तो वो अपने काम के प्रति भी समर्पित हैं। तो देखो, ऐसा है कि समर्पित तो हम भी हैं अपने काम के प्रति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत सफल महिलाओं से बातचीत शाइना एनसी के साथ हम सुनेंगे। ऐसा करें, गीत सुन लेते हैं जी, है ना? जी। पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, कौन है वो तूने जिसे प्यार किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। अरे तू जाने ना उसका नाम, हर सुबह हर शाम दुनिया ने उसी का नाम लिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। सारे जग से निराला है कौन, सारे जग से निराला, कोई निशानी बतलाओ बाला, उसकी निशानी वो भोला
साजन है या बहरू पिया, बोल गोरी बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया। अरे बैल सवारी, घोड़ा ना हाथी अरे बैल सवारी, कैलाश पर्वत का वो तो जोगी, अच्छा वो ही दर दर का भिखारी, दर दर का भिखारी। हाँ वो है भिखारी थी लेके भक्ति की भी, बदले में जगत को मोक्ष दिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन। तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है इस गीत का। बोल गोरी बोल, है ना। तो खैर तो इसको सब अपनी तरह से अपना जवाब देंगे इसके लिए, तो हाँ है ना। ये बात तो है, गोरी गोरी की बातें बहुत हो जाती हैं और इस पर गीत भी बहुत सारे बने हैं, लेकिन फिलहाल हम जो आज खास तौर से इसी परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, गीत के बोल और अपने अलंकारिक भाषा और कहना चाहिए उनकी जो कवित्व होता है उसकी अपनी एक तरीका होता है, उसकी वजह से वो सब करते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिन है उसके बारे में, सौंदर्य बोध पर आप क्या सोचते हैं, क्या क्या समझते हैं? अब आजकल की हमारी बहनों को किस तरीके के सौंदर्य से लबरेज होना चाहिए, इस पर ज़रूर आप सोचें, विचार करें और हमें लिखकर भेजें। लेकिन हम आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये सप्ताह के अवसर पर, दिवस के अवसर पर सुनवाएंगे आत्मनिर्भर सफल महिलाओं से बातचीत शाइना एनसी के साथ। लेकिन मंजरी एक छोटे से अंतराल का समय। जी बिल्कुल, अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। नहीं हुआ था। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर न चले। कम नहीं है ये किसी से, साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके सारे, हर मंजिल पा जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, इसीलिए तो मैंने कहा क्या बात है, मुझे पता चल चुका था। बहुत सुंदर आपने लिखकर भेजा है। तो जाहिर है कि इसी तरीके की हमारी जो बहनें हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सुनवाने जा रहे हैं बातचीत, और बात कर रही हैं शाइना एनसी। और जो सफल महिलाएं हैं वो है शिक्षाविद डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस, सफल उद्यमी महिला उद्यमी हैं सीमा सिंह, और विधिवेत्ता हैं सुजैन मेमन। नमस्ते, मैं हूं शाइना एनसी और आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारे देश की स्त्री, जो धैर्य संपन्न और प्यार का दूसरा नाम है, कहती है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसी हुनरमंद स्त्रियां आज हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में, ना सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक प्रेरणा का सूत्र हैं। तो आइए मिलते हैं सभी से। सबसे पहले डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, सीमा सिंह जी, जो मेघाश्रेय एनजीओ चलाती है, और सुजैन मेमन, जो एक वकील है। निवेदिता जी, शुरुआत करती हूँ आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आपका नजरिया क्या है? अन्य दिनों की तरह एक और दिन या कुछ कहने करने की आवश्यकता है? थैंक यू शाइना फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। महिला दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पूरे दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा, मैं उस समय का इंतजार करती हूँ और ड्रीम करती हूँ कि हमें यह दिन नहीं मनाना पड़े, बिकॉज ईच एंड एवरी डे महिला दिन होना चाहिए, ईच एंड एवरी डे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हर एक दिन जोश से मनाया जाना चाहिए। एंड मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ पिल्ले कॉलेज के लिए, और मैं देखती हूँ लड़कियाँ इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी सिंसियर है अपने एफर्ट्स में और पढ़ाई में। इनफैक्ट वो लड़कों को पीछे छोड़ गई है पढ़ाई में और परफॉर्मेंस में। तो ये एजुकेशन में तो परफॉर्मेंस हम लड़कियों का तो बहुत अच्छी तरह से देखते भी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। आपने बहुत बड़ा प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा जी। जब भी उसको पूछा जाता है कि तुम्हारा सक्सेस का मंत्र क्या है, किस वजह से आप इस दुनिया में इतने सक्सेसफुल हो, तो वो हर बार बोलता है कि ये सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ जो काम करती थी दिन रात और भूखे पेट सोती थी, क्योंकि हमें पढ़ा सके, हमें खिला सके, और वो भूखे पेट इसलिए सोती थी कि ताकि वो मुझे एक पहला पैर शूज का लेके दे जिससे मैं फुटबॉल खेलूं। तो महिलाओं में ऐसी क्षमता है, त्याग करने की भावना है, एंड महिलाओं को पता है सीखने और सिखाने का महत्व क्या है। तो मुझे लगता है महिला ऑलरेडी अंदर से काफी स्ट्रांग है, अगर एजुकेशन का उनको सपोर्ट मिल गया तो वो तो चमत्कार कर जाए। सीमा जी, सफल महिलाओं किस तरह से समाज में अन्य महिलाओं को लेकर आगे बढ़ सकती है? और सवाल ये भी उठता है, क्या महिला का समर्थन करती है? आपको क्या लगता है? साइना जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। एक महिला दूसरी महिला को मदद जरूर करना चाहिए, और खास करके जो सक्षम महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, और जो अंडर प्रिविलेज महिलाएं हैं, जिनको वो मौका नहीं मिला है कि वो अपनी प्रतिभा और अपनी चीज़ों को आगे लाए, उनको मदद करें। और हम लोग बोलते हैं ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम ऊंचा उठ सकते हैं। बोलते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेले ही काफ़ी है घर और समाज को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इस विमेंस डे पे महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि महिलाओं को समर्थन करें, उन्हें आगे लाएं। वेरी नाइस। सुजैन जी, आप एक बहुत ही प्रसिद्ध लॉयर हैं, एक वकील हैं। आपका संघर्ष किस तरह से प्रेरणा बन सकता है अन्य महिलाओं के लिए? क्या कोई उदाहरण है, या आपके जो क्षेत्र में एज अ लॉयर क्या आप अपने श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं? शाइना, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें इस मंच पर बुलाया, और जो भी हमारी छोटी सी सक्सेस है उसे हम शेयर करना चाहते हैं ताकि ये दूसरी महिलाएं और समाज के लिए इंस्पिरेशन बने। और सबसे पहले मैं महिलाओं को, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, उन्हें बधाई देना चाहती हूँ आज के इस बड़े और महत्वपूर्ण दिन के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में हर महिला एक सिपाही है जो हर रोज कोई ना कोई जंग लड़ रही होती है, बिना किसी हथियार और कोई अवार्ड, कोई एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं होता है उसके पास, मगर फिर भी वो लड़ती है रोज और रोज जीतती है। तो उसे इस जीत की मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। और एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। आई एम ए लॉयर टुडे एंड मेरे पूरी फैमिली इस फील्ड को बिलोंग करती है, बट मैंने अपना एजुकेशन
एजुकेशन कंप्लीट किया है जब मैं 36 बरस की थी और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। और जब वो थोड़े बड़े हो चुके थे और मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मेरे पास कुछ फ्री वक्त है अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग जो हमारा ऑफिस है, उसके अलावा भी मेरे पास में वक्त था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गो बैक टू स्कूल एंड इट्स नेवर टू लेट। तो 36 बरस की उम्र में मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। ये बहुत बड़ी बात है। और 39 की उम्र में उससे मुकम्मल किया मैंने। और इसमें मेरा नॉट ओनली माई हस्बैंड एंड फैमिली सपोर्टेड बट मेरे बच्चों का सपोर्ट था। तो दे यूज्ड टू से कि मम्मा पढ़ाई कर रही है, जस्ट कीप साइलेंस। सो ये बहुत बड़ा संदेश है। और तो मैं जस्ट ये छोटी सी चीज इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम महिलाएं ये सोचती है कि अब तो शादी हो गई, अब क्या करें, अब तो बच्चे आ गए लाइफ में, तो क्या करें। तो इट इज़ नेवर टू लेट। कोई समय गलत या लेट नहीं होता है, हर समय सही है। जब जागो तब सवेरा। तो मैं हर महिला से ये कहूँगी कि अपने अंदर की हिम्मत को जोड़े और पढ़ाई या जो भी हुनर आपको अक्वायर करना हो, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। प्लीज़ गो अहेड, गैदर दैट करेज। किसी भी उम्र में आप अपना सपना पूरा कर सकती है, तो प्लीज़ गो अहेड। सुजैन मेमन 40 साल में एक प्रसिद्ध वकील बन सकती है, तो हर एक महिला कुछ भी हासिल कर सकती है। बिल्कुल, महिलाओं में ये ताकत है जो खुद वो नहीं जानती है कि उनके अंदर क्या है। निवेदिता जी, एक संदेश जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान मानसिकता है कि महिला सिर्फ ये करना चाहिए या वो करना चाहिए या घर बैठना चाहिए, एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट होता है। बहुत कम महिला हैं आज जो राजनीति में भी हैं, बहुत कम महिला हैं जो सक्रिय रूप से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नंबर 1 और 2 पोजीशन में हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेके? मेरे ख्याल से ये जो आइडिया है दैट वुमेन इज वीकर देन मैन इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। बिकॉज अगर आप इतिहास में चले जाए तो जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी, ये सारे जो क्वींस थे, ये जो सारे वॉरियर्स थे, इन्होंने इतनी अच्छी तरह से जंग लड़े हैं उनके अपने अपने प्रोविंस के लिए, बल्कि बच्चों को अपने कंधे पे रख के उन्होंने वॉर किया है और वो जीते हुए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है इन द हिस्ट्री इफ यू सी। तो मुझे लगता नहीं कि वुमेन फिजिकली तो वीक है, इनफैक्ट वो भगवान का उनको वरदान है कि इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वो एक माँ भी है। जब एक औरत माँ बनती है तो उसका एक अलग ही शक्ति रूप होता है औरत का, तो वो उनके पास ऑलरेडी है। तो ये जो आइडिया है ऑफ फिजिकल वीकनेस इज नॉट देयर। एंड हमारी सारी महिलाएं, जैसे आप देखती हो, मैरी कॉम है, पीवी सिंधु है, और सारे जो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स है वो टॉप कर गए हैं इन द वर्ल्ड। सो ये आइडिया से हमें बाहर निकलना है कि महिलाएं वीक है और इनफैक्ट दे आर डूइंग मच बेटर देन मैन। ऐसे मुझे लगता है, मेरे आइडिया से आई कैन से दिस। सीमा जी कहते हैं कि अगर बाजी खेलोगे तो आप जीत पाएंगे, जो आप बाजी नहीं खेले तो नहीं जीत सकते हैं। रिस्क लेना एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल फ्रेज होता है कि आप रिस्क क्यों ले रहे हैं, और खास तौर से महिलाओं के लिए कहते हैं कि रिस्क लेते क्यों हैं। लेकिन रिस्क लेने से घबराना भी तो नहीं चाहिए, और आगे बढ़े तब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सारी कायनात आपके साथ होता है जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपके लाइफ में कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके वजह से आपने मेघाश्रय और शिक्षा के प्रति काम की? आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक कदम अपना आगे बढ़ाना पड़ता है। और आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। हमारे देश में अभी भी महिलाएं जहां एक टॉप में मुकाम रखती हैं, वहीं हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं अपना एक स्थान बनाने के लिए, एक अपना सम्मान पाने के लिए। तो मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं और वो लोग सक्षम हैं, बट शिक्षा की कमी के वजह से वो लोग बहुत ही पीछे रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग सबको मिलकर हर लेवल के महिलाओं को समर्थन देना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाओं में वो शक्ति है कि वो बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। सुजैन जी, एज अ लॉयर डू यू फील कि मौका बहुत जरूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप आपका टैलेंट, हुनर कैसे दिखा सकते हैं, या कोई अन्य अनुभव आपके हिसाब से?
सो मौका तो मैं नहीं मानती कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, मौका ढूंढना पड़ता है। हम पर कभी कभी बुरा वक्त आता है, कभी अच्छा वक्त चलता है। उन दोनों वक्त का आप कैसे इस्तेमाल करते हो, उस एनर्जी को आप किस डायरेक्शन में ले जाते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये बैठ के घर पर रोओगे कि मेरा तो बहुत मुश्किल है, मुझे ये तकलीफ़ है या जो भी है, रादर अगर वही समय आप ये सोचे कि मैं अपने आप के लिए इस वक्त में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो छोटी सी चीज़ है, कहीं बाजू में जाकर सिलाई सीख ली या कुछ छोटा कोर्स कर लिया या बड़ी डिग्री हासिल कर ली। औरतों की तकलीफ मेरी फील्ड में स्पेशली मैंने देखी है, जहाँ पे अच्छे से अच्छी फैमिली की औरतें आती है, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, चाहे वो 3 तलाक वाला मामला हो, जो फौरन बस कह दिया और आप रास्ते पे आ गई, नो मेंटेनेंस, नो नथिंग। तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल औरतों की लाइफ में बेशुमार है, मगर हमें उससे आगे बढ़ना है, उसे अपनी ज़िंदगी नहीं बनानी है, उसे ज़रिया बनाना है और उससे आगे बढ़ना है। बस यही मेरी अपील है। एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट कि हर औरत ये कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। क्यों हम डिपेंडेंट रहे फैमिली, हस्बैंड या किसी पर भी? लेट्स गेट अप, कलेक्ट आवर सेल्फ एंड मूव ऑन इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। वेरी इंस्पिरेशनल। डॉक्टर निवेदिता कहते हैं कि एक महिला तब आत्मनिर्भर है जब उनको शिक्षा और सुरक्षा मिलता है, और ये आत्मनिर्भर रहना यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर दिवस भी बहुत ज़रूरी है? बहुत ही सुंदर आइडिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर महिलाएं बन जाए तो पूरी दुनिया एक बहुत ही डेवलपमेंटल स्टेज की ओर चली जाएगी। तो आई थिंक ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर ही रहे हैं। औरतों को आत्मनिर्भर बनने का आइडिया निकले तो आई थिंक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इट्स अ सेलिब्रेटरी आइडिया, सेलिब्रेशन होगा, तो वी वुड लव दिस आइडिया एंड वी वुड सपोर्ट दिस आइडिया। सीमा जी, आपने एक कविता लिखी है और उस कविता के साथ साथ एक सफल महिला किस तरह से समाज की अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, मुझे लगता है उससे खूबसूरत कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो आपकी कविता, ये जो कविता है एक औरत की शक्ति को यहाँ पे सामने लाया है, जो हम सब औरतें बहुत ही शक्तिशाली हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पथ भरना है। अपनों को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। बहुत अच्छा। और सुजैन जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी, हम कहते हैं कि बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में हो, वकील जज के लाइफ में हो, क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ भी एक रुकावट होती है महिलाओं को? मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तो ये नहीं महसूस किया है आज तक। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सक्यूजेस तो काफ़ी मिल जाएंगी, हमें सिर्फ रास्ता बनाने आना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कभी ज़रूरी नहीं है कि वो रुकावट मर्दों की तरफ से ही आए, कभी कभी महिलाएं भी रुकावट बन सकती है जी। और वो हमने देखा है, हम सबकी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। इट स्टार्ट हमारे घर से, कहीं किसी की दादी, कहीं किसी की कौन, कभी हमारी शक्ति बन सकती है, कभी हमारी रुकावट। तो रुकावटें तो है, बट आगे बढ़ना इज़ व्हाट हमारा फोकस होना चाहिए। और ऑफ कोर्स हर इंडस्ट्री में है औरतों के लिए मुश्किल, और इसीलिए हमें आगे बढ़ना है और हिम्मत रखनी है हमेशा। अंत में जाते जाते मैं हर किसी को पूछना चाहूंगी, आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप एज एन एजुकेशनिस्ट महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं निवेदिता जी? एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में, और मैं ये अपील करना चाहूँगी सबको कि महिलाओं को एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देते रहे, क्योंकि अगर महिला सीखती है तो उसकी फैमिली भी इम्प्रूव होती है, डाउन होता है पॉवर्टी रेट, इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, एक हेल्दी
लेडी ऑफ द हाउस अपने परिवार का अच्छा ख्याल रख सकती है। तो आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं एंड अभी बहुत इम्पोर्टेंट आया कि गवर्नमेंट मस्ट पे मोर एंड मोर अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड विच विल मेक भारत एंड मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्गर प्लेस टू लिव इन विथ हार्मनी, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। सीमा जी, बहुत बार ऐसा भी महसूस होता है कि महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि समाज सेवा जैसे आपके जैसे एनजीओज काम करते आ रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे? मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और मैं महिलाओं से रोज मिलती हूँ और उनके प्रॉब्लम्स को देखती हूँ। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं हमारी सोसाइटी के, वो अपने आसपास होने वाले जो भी ज़रूरतमंद औरतें हैं उनको मदद करें, और छोटी सी मदद भी किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड स्प्रेड करें और लव एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करें। सुजैन जी, बहुत सारे हुनरमंद स्त्रियां हैं जो आज अपने मंजिल तक पहुंच चुकी है और बहुत जो अभी अपने मंजिल तक पहुंचना चाहती है, आप उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी लाइन अर्ज करना चाहूँगी जो कहती है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो आई फर्मली बिलीव इन दिस, और मैं चाहती हूँ कि हम सब इस चीज़ में बिलीव करें, अपने आप में बिलीव करें और रास्ते की तरफ चल पड़े, मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने इस प्रोग्राम में भाग ली। अपने एक जिम्मेदारी के साथ अपनी अलग पहचान बनाना बहुत कठिन है। सफलता और सफलता के कदमों में ऐसी महिला आज हमारे साथ आई हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाया है और लोगों की हौसला भी बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। मैं हूं शाइना एनसी। मिलेंगे कल एक दूसरे पैनल के साथ जहां सक्षम महिला अपना संदेश दे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। फिर आज हम लोग ने जो ये बातें सुनी, ये बहुत ही प्रेरणादायक है, और कल भी हम लोग शाइना के साथ में एक नए पैनल के साथ जुड़ेंगे। और जाहिर है कि आज की जो बातें हैं, मंजरी, होता है ना कि जैसे कि ये शिक्षाविद हों, चाहे विधिवेत्ता हों या सफल उद्यमी, इनके खुद के जो अनुभव होते हैं, जो रूबरू हो रही हैं सामने से, उनकी बातें वाकई बहुत शिक्षा देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और एक सबक देती हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी और भी बातें हैं, और सुंदरता के कितने पैमाने हैं, क्या बोध है उसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक सुंदर सा गीत सुनते हैं पहले। जी। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
मधुबन खुशबू देता है। तो मधुबन खुशबू देता, ये प्यारा सा गीत सुना। लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, तो उसमें एक कमेंट है कि वो एकदम दिल से छू जाने वाली बात है कि उन्होंने लिखा है कि हमने रंग रूप का दर्द सहा है, मुझे मेरी छोटी बहन से आका जाता था, मेरा सारा आत्मविश्वास खो गया था, इस दर्द को आज भी भूल नहीं सकती। ये बात बड़ी बात है, बहुत मतलब सच बात है कि ये कहना चाहिए कि ये बड़ा सामान्य सा है विषय और सभी इसको झेलते हैं, कहीं ना कहीं उससे रूबरू होते हैं। अक्सर हम बहनों से, भाई से या माता से, कहीं ना कहीं मासी से कहीं ना कहीं तुलना कर दी जाती है, अरे माता पिता तो इतने सुंदर है, बच्ची कैसी हो गई, है ना? तुलना नहीं करनी चाहिए और कभी कभी तो ऐसे समझाते हैं, अरे नहीं इसको बहुत अच्छे से रखोगी ना तो बड़ी अच्छी लगेगी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बता देते हैं। तो क्या लगता है कि क्या वाकई ये सुंदरता ही सुंदरता है? और भी लेकिन हमारे साथियों ने अपने विचार कुछ इस तरह से भी लिखे हैं कि सुंदरता के साथ एक अच्छी सकारात्मक सोच सुंदरता में और चमक लाती है। बात भी ठीक है, लेकिन ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादातर हम सुंदरता को बाहरी सुंदरता से आंकते हैं और हम नोटिस नहीं करते अच्छे स्वभाव, दयालु हृदय और सुंदर आत्मा को, जो कि एक व्यक्ति की असली सुंदरता है। बाहरी सुंदरता एक दिन फीकी पड़ सकती है, हालांकि ये इनर ब्यूटी कभी फीकी नहीं पड़ती और यहाँ तक कि समय के साथ बढ़ती भी जाती है। बहुत अच्छी बात लिखी आपने। इसी तरह देखिए हमारी एक और सखी ने भेजी है कि महिलाओं के सौंदर्य बहुत सुंदर विषय, एक अपनी महिला सहेली की बात यहाँ पर व्यक्त कर रही हूँ। हाल में ही वो स्वीट 60 पर आई है, किसी ने कुछ कमेंट्स कर दिए उनकी सुंदरता और उम्र पर, बड़ी खुशी से बोली, जानती हो जब अब जो कोई भी सुंदरता की बड़ाई करता है तो मैं 55 की हो जाती हूँ। अच्छा, तुमने स्वीट 60 की बात की? ओहो, क्या बात है। स्वीट 60 की बात। और 5 साल मेरी उम्र में फर्क हो जाता है। जैसे ही कोई बोलता है हाँ अब तो आपका उम्र हो गया, तो मन करता है कि मरी का मुंह। उन्होंने बहुत अच्छी सी इन्होंने स्माइली भेज दी है। हाँ, और कृपया करके आप हमारे सीनियर सिटीजन के दायरे में आई महिलाओं को भी सौंदर्य बोध करवाते रहें, हमें भी सुंदर कहलवाने और सुनने का हक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि स्वीट 60 सुंदर नहीं होती, बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हमने देखी हैं, होती है, वो अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हैं, जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मंजरी, वैसे भी सुंदरता जैसे हम बात कर रहे हैं, आपके पास अगर आत्मविश्वास का सौंदर्य है, आप उसमें इजाफा कीजिए, उस पर ध्यान रखिए, फिर देखिए आप कितनी, आपके चेहरे का जो देदीप्यमान जो होता है वो कांति किस तरह से बढ़ती है। और वैसे भी कहते हैं हमारे देश में खास तौर से अक्सर बहुत सारी परिचर्चाओं में और हमारी जैसे बहुत सारी जो शिक्षाविद रही हैं उन लोगों ने भी बताया कि अक्सर जहाँ पर हम सिर्फ अगर शारीरिक सौंदर्य बोध पर ध्यान देते हैं तो एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं अवसाद हो जाता है और आत्महत्या तक की स्थिति पहुंच जाती है। जबकि हमारे यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा ओहदा बढ़ता है, हम दादी नानी पर नानी बढ़ते हैं और इसीलिए शायद सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती है, तो एक अजब सा कहना चाहिए ना, तेज आता है चेहरे पर। तो देखिए कि आप
कितनी खुद की परवाह करती हैं, आपको खुद की परवाह से अपने आप को सुंदर बनाइए, हम तो यही कहेंगे, है ना मंजरी? और हमारे और लिखा है, कमेंट्स हमारे पास आया कि भारतीय सौंदर्य चिंतन में नारी केंद्र बिंदु है, जहां से रूप के समस्त लक्षणों, शोभा, कांति, लावण्य आदि की परिभाषाएं और व्याख्या प्राप्त होती है। परंतु बाहरी सौंदर्य कुछ समय तक ही रहता है। आंतरिक सुंदरता और कार्य करने की योग्यता ही असली सौंदर्य बोध है। बहुत अच्छी बात लिखी है। बिल्कुल। तो यही एक और हमारे साथी ने लिखा है, स्त्री सिर्फ एक सौंदर्य से भरी नहीं है, बल्कि वो किरदारों की सौंदर्य से भी भरी पड़ी है, जैसे कि वो किसी की माँ, बेटी, बहन, बहू, बीवी और सासू जी भी हैं। तो भाई आपने बात तो सही लिखी है, लेकिन फिर वो अपने आप में एक स्वयं भी एक इकाई है, वो सिर्फ माँ, बहन, बीवी या सासू माँ नहीं है। जी। तो हम यही कहेंगे कि बहनों, आप अपने को किन किन सौंदर्य प्रसाधनों से सजाना संवारना चाहते हैं, तो कुछ सौंदर्य प्रसाधन हम बता देते हैं। बिल्कुल, कि वो आत्मविश्वास से भरी हो, स्वयं की परवाह करें और आत्मिक शांति पर भी ध्यान दें, और इसके साथ साथ आपके अंदर एक संतुष्टि भी होनी चाहिए कर्तव्यों के प्रति जो आप करती हैं। मतलब संतुष्टि ये कि जो आपको करके संतुष्टि मिलती है वो काम आप अवश्य करें जी। अपने किसी भी ऐसे शौक को, अपने चाहने वाली चीज को न छोड़ें। और सबसे बड़ा जो आपका सौंदर्य है वो शिक्षा, उसको आप जरूर उससे सजें संवरें, जितना हो सकता है उतना ज्यादा उसका श्रृंगार करें। फिर देखिए कि अरे फिर तो बस खूबसूरती चारों ओर नजर आएगी, चारों ओर नजर आएगी। और फिर कहते हैं ना कि 7 दरवाजे के अंदर से भी वो जो है रोशनी जो है वो फूट कर बाहर आ जाती है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना? बहुत बहुत सही बात आपने कही है। और महिला की सुंदरता का पैमाना जो है वो लिखा है श्रोता ने कि गोरा या छरारा बदन, सुडौल काया, आंखें झील सी सुंदर, चाल हिरणी जैसी मुस्कान, ऐसे मोती झरे, यही महिला की सुंदरता के मापदंड है जो लोगों के द्वारा गढ़े गए हैं। क्या काया की सुंदरता हमेशा रहने वाली है? नहीं, ना फिर क्यों सुंदर महिला को इन्हीं कसौटी पर कसा जाता है। और असली सुंदरता के मायने हैं कि दूसरों की लिए प्यार सम्मान करें, सेवा वगैरह करें, और इस तरह अपने मन को भी सुंदर बनाएं इन भावों से कि आप सबसे प्रेम करें। जी हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि तन की सुंदरता जो है वो क्षण भंगुर होती है। तो ये तो भाई पूरे समाज को समझना होगा ना। और इसके संग संग ये भी बात है कि हमने जैसे बताया कि शिक्षा के जो सौंदर्य प्रसाधन है उनका प्रयोग करें, अधिक से अधिक उसका श्रृंगार करें। वहीं माँ का जो शक्ति स्वरूप है उसको भी उस जो कहना चाहिए एक विशेष गुण हमें प्राप्त है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। बल्कि हम तो यही कहेंगे मंजरी, जो माँ बनने का हमें एक विशेष सौभाग्य प्राप्त है, उससे भी हम लबरेज हैं, तो उसका भी पूरा आनंद लें। ताकत को, अपनी हिम्मत बनाए रखें और आगे बढ़ते चलें। तो इस तरह से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और तमाम श्रोता समझ गए होंगे सौंदर्य बोध क्या है। बिल्कुल, और सभी संख्या समझ जाएंगी तो शिक्षा के साथ आगे बढ़े। और हम बढ़ते हैं आगे की कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।